क्लास 11th केमिस्ट्री लेसन 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, सब चीज़ें समझेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट पहले जो हमने मॉडल्स पढ़ रखे हैं। जैसे हमने इससे पहले क्या मॉडल पढ़ा था, सबसे पहले मॉडल पढ़ते हैं हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल, वो तो डिस्कार्ड हो गया था। बोहर्स मॉडल हमने देखा। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियस का खोज हो चुकी थी, ये कंफर्म्ड हो गया है कि जो प्रोटॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और कहीं नहीं जाते। यानी ये दो चीज़ें तो फिक्स हो गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। बोर सर ने कहा, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रहता है। जिसके बाद इसकी वैल्यूज़ निकाल ली गई कि जिस ऑर्बिट में रहता है उसकी रेडियस फाइंड कर ली गई, जिस ऑर्बिट में वो रहता है उसकी एनर्जी निकालने के फॉर्मूले हमने देख रखे हैं, है ना। इसके अलावा फिर क्या देख रखा है कि जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जाता है या दूसरी से पहले में आता है तो एनर्जीज देता है ना। लेकिन बाद में एक और मॉडल आया जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो स्कोपिक सब्सटेंस है जिसकी पोजीशन को बताना, इसकी पोजीशन को प्रॉपरली समझाना थोड़ा सा टफ है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पर नहीं रहता है, वो कुछ एक एरिया में मिलता है, कुछ स्पेस के अंदर मिलता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड किसी स्पेस में मिलता है और उस स्पेस को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिटल या ऑर्बिटल भी कहते हैं कोई कोई लोग इसे। तो ऑर्बिटल उन्होंने क्या नाम दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड का एक ऐसा स्पेस या ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिटल। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या हो गई, ऑर्बिटल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंड, या ऐसा प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इन ऑर्बिटल्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, इन ऑर्बिटल्स को या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए 4 टाइप के कुछ नंबर्स असाइन किए गए हैं स्टूडेंट। 4 टाइप्स ऑफ नंबर असाइन किए गए हैं और उन 4 टाइप्स के नंबर को ही कहा जाता है क्वांटम नंबर्स, जो किसी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन हमको शो करते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट, क्वांटम नंबर 4 टाइप के हैं। ये एक टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो हमें शो करती हैं, क्या शो करते हैं, अबाउट दी ऑर्बिटल, कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस टाइप का है, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ से इन क्वांटम नंबर की हेल्प से, अगर आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में वैल्यूज़ पता है, जानते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं कहा गया है, मगर ये भी देखा गया है स्टूडेंट कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट जो है लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, समझ लीजिए। क्योंकि जो कैलकुलेशन हमारे बोहर्स सर के थे वैसे ही कुछ कैलकुलेशंस हमारे ऑर्बिटल के थ्रू ही फाइंड हुए। थोड़ा वो डिफरेंस है, लेकिन ना ही हम इस मॉडल को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बोहर सर का मॉडल भी करेक्ट है और ये मॉडल भी करेक्ट है, बहुत सारी इनके अंदर सिमिलरिटीज़ है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो दोनों मॉडल सही है। अब हम पढ़ेंगे आज ऑर्बिटल्स के बारे में, मतलब ऑर्बिटल तो हमने थोड़ा सा देखा, हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो मैं पहले आपको टाइप बता दूं, फिर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल एन से। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप इसे रख सकते हो। सो स्टूडेंट एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि हमारे जो ऑर्बिटल है, क्योंकि हम यह बात क्या कर रहे हैं ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, है ना, कि हमारा ऑर्बिटल का साइज़ कितना है।
ऑर्बिटल का साइज कितना है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल के बारे में बता दूं। देखिए ये न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर पहला ऑर्बिटल होता है जिसको हम 1s कहते हैं। एस ऑर्बिटल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे 4 ऑर्बिटल होते हैं, sp-d-f है ना। मैं भी एस के बारे में समझा तो आप समझ जाओगे कि पहला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, दूसरा ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा और दूर होता है ना। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये आपको बताता है कि आपके ऑर्बिटल का साइज क्या है, आपके ऑर्बिटल का क्या है, साइज क्या है। तीसरा ऑर्बिटल इससे और दूर होगा, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ, क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये हमको ऑर्बिटल के साइज के बारे में जानकारी देता है। इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, एन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो ऑर्बिटल उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। वो ऑर्बिटल कैसा होता है, उतना ही बड़ा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन ये फाउंड हुआ, लेकिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी के बाद ये देखा गया कि इससे जो वैल्यूज निकाली ना स्टूडेंट, वो छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि लिथियम, इनके लिए ऑर्बिटल की वैल्यू इनके शेल की वैल्यू के बराबर ही है। जैसे पहली शेल होती है ना, के शेल, एम शेल, एल शेल, उनकी रेडियस के बराबर ही निकला। मतलब ये माना गया कि जो पहला ऑर्बिटल है वो पहली शेल के लगभग बराबर माना गया, दूसरा ऑर्बिटल जो है वो दूसरी शेल के बराबर माना गया, तीसरा ऑर्बिटल जो है वो तीसरी शेल के इक्वल माना गया, ठीक है। तो इट ऑल्सो टेल्स अस, ये हमको क्या बताता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन, ये हमको बताता है अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, या शेल कह सकते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल्स in which electron moves according to Bohr's model, according to बोहर्स मॉडल, क्योंकि बोहर मॉडल ने शेल्स के बारे में बताया था, तो बोहर्स मॉडल ने जो शेल्स बताई थी वो भी हम इस एन से फाइंड कर सकते हैं। मूव्स अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, तो बोहर मॉडल में जिन शेल्स का डिस्कशन किया है वो भी इस n से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि n से जो हम साइज़ निकाला, हमने n की वैल्यू 1 और 2 या 3 रख के जो साइज़ फाइंड किया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो क्या देखा कि ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल का साइज़ और पहली शेल का जो साइज़ है वो लगभग इक्वल था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पहला ऑर्बिटल जो है वो पहली शेल के अराउंड में ही होता है। कहाँ होता है, पहली शेल के अराउंड में ही होता है, इसलिए उसको प्रिंसिपल हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल की वैल्यू देता है। एन मतलब एन अगर 1 है तो वो पहली शेल में है इलेक्ट्रॉन, ये मान सकते हो। एन बराबर 2 है तो वो दूसरी शेल में है, एन बराबर 3 है तो मतलब वो तीसरी शेल में है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, और इन्होंने उसको थोड़ा सा साइज वाइज बताया है। ऑर्बिटल में हम क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल फिक्स नहीं है, साइज वाइज है, लेकिन दोनों लगभग एक जैसे ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। और इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट, इससे हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या फाइंड किया जा सकता है स्टूडेंट, इससे फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन प्रिंसिपल शेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n²। अगर आपका पहला शेल है तो उस एटम के अंदर, जिसके अंदर पहला शेल है, तो पहले शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ मैं अगर 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 का, अगर मैं n को 1 रख दूँ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा, यानी पहली जो शेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। शेल हमने पढ़ी बोहर में, है ना, तो पहली शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी शेल है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो उसके अंदर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो दूसरी शेल में होते हैं 4 ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब दूसरी शेल तक होते हैं 4 ऑर्बिटल, दूसरी शेल में नहीं कह सकते, दूसरी शेल तक मिलाकर, पहली और दूसरी शेल दोनों को मिलाकर 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये भी अपन आगे चल के और समझेंगे।
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला यहाँ से हमने सीख लिया, n²। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इससे हमको और क्या पता चलता है, हमको ये पता चल सकता है, 2 थिंग्स आप हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो किसी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, ये तो फिक्स है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। अब हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, एक शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पीछे फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं n²। तो पहली शेल होगी तो उसके अंदर मतलब जो भी हो वो बात की बात है। तो n² क्या हो गया हमारा, n² हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया 2n²। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है कि किसी शेल में, जो हमने शेल पढ़ी है बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2n² इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये 2 फॉर्मूलेज हमको पी से पता चलेगा स्टूडेंट। तो ये हमने यहाँ पर अब समझ लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, उससे क्या क्या चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। आफ्टर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसका नाम होता है एजीम्यूथल, या इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या इसको सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। नाम है इसका एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर कभी क्वांटम नंबर में एल लिखा आएगा तो समझ जाना वो कौन सा क्वांटम नंबर है, वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। स्टूडेंट नाम में तो कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है कि करता क्या है ना, किसमें रखा है, जो बात है वो है उसके काम में, कि इसका काम क्या है। स्टूडेंट इट इज ऑल्सो डिफाइंड अस, ये हमको बताता क्या है, इट डिफाइंड अस द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ये हमको 3D शेप बताता है कोई ऑर्बिटल का शेप कैसा है ना, कोई ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका शेप कैसा है। पहले वाले में हमने साइज देख लिया कि वो कितनी दूर पर है ऑर्बिटल, है ना, दूसरे में हम देखेंगे कि उसका शेप कैसा है। तो इट गिव्स अस द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये हमको ऑर्बिटल्स के 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बताता है स्टूडेंट। ये क्या बताता है हमको, 3 डायमेंशनल शेप के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। अब कैसे देता है वो भी हम देख लेते हैं अभी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब इसका n से क्या रिलेशन है पहले वो देख लेते हैं। तो n से रिलेशन क्या है, n की जो वैल्यू होती है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n l मस्ट बी 1 लेस देन ऑफ इट, तो l जो होता है l मस्ट बी 1 लेस देन ऑफ इट। समझिए क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की सिर्फ एक वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं एक कम, n 1 में से 1 कम करोगे तो क्या होगा, l की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी। अगर n हमारा 2 है तो l की हमारी 2 वैल्यू आएंगी, एक l हमारा होगा 0 तो होना ही है, और एक हमारा होगा 1, इससे छोटी वैल्यू होती है। 2 से 1 कम करोगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 कम करोगे तो 0।
स्टार्टिंग एल की वैल्यू हमेशा 0 से चालू होती है और हमेशा क्या होती है, एन से एक वैल्यू कम होती है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है एल की वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, एल की वैल्यू 0 से चालू होगी, कहाँ तक होगी, जो एन की वैल्यू उससे एक कम, एन की वैल्यू यहाँ 1 थी तो 1 में 1 कम किया 0, तो सिर्फ एक ही वैल्यू थी। एन की वैल्यू 2 है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 होंगी। अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू हमारी होती है 0, 1 और 2। अगर आप एन की वैल्यू 4 लेते हैं तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, 3D शेप को समझने के लिए हमने क्या करा है, हमने इन एल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, पहले में हमने क्या देखा कि पहले में हमने पढ़ा कि एक शेल के अंदर एक ऑर्बिटल को हमने शेल से रिप्रेजेंट किया, एक ऑर्बिटल और शेल लगभग बराबर है। वैसे ही एल की वैल्यूज हमको बताती है अबाउट द सब शेल्स, मतलब शेल के अंदर रहने वाली छोटी छोटी शेल्स, जिनको क्या कहा जाता है, सब शेल्स नाम दिया हम लोगों ने। कि प्रिंसिपल शेल के अंदर छोटी छोटी सेल्स रहती हैं जिनको हम कहते हैं सब सेल्स, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर बनाए L 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, ये अलग अलग सब शेल के बारे में हमको डिफाइन करती हैं। सो इन सब शेल्स को हमने कुछ नेम दिए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग, इनके नेम्स के अकॉर्डिंग हम इन सब शेल्स को देख लेते हैं। तो हमने सब शेल्स को क्या क्या नेम दिए स्टूडेंट, हमने L की वैल्यू के अकॉर्डिंग सब शेल्स को नेम दिए हैं, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F। इसके आगे G और H भी हो सकते हैं लेकिन हमको इतनी ज़रूरत अभी पड़ी नहीं है। तो S सब शेल जब हमारे L की वैल्यू 0 हो, L की वैल्यू 0 को हम कहते हैं S सब शेल। L अगर 0 है तो उस सब शेल को नाम दिया S सब शेल। क्या नाम दिया स्टूडेंट, S सब शेल। अगर आपकी P की L की वैल्यू 1 है तो उस सब शेल को नाम दिया गया P। अगर हमने हमारे पास L की वैल्यू 2 रखी तो उसको कहते हैं D सब शेल, और L की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो उसको F सब शेल कहते हैं। तो इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि अगर हमारे पास पहली शेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होती है S। कौन सी सब शेल होती है, ओनली S सब शेल होती है। दूसरी सब शेल हमारी है 2, तो दूसरी जो शेल है तो दूसरी शेल के अंदर 2 सब शेल आएंगी, एक होगी पहले S सब शेल और दूसरी होगी P सब शेल। इसका मीनिंग ये स्टूडेंट कि पहली शेल हमने देख लिया, पहली शेल में क्या होते हैं, अगर पहली शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगी, दूसरी शेल में 2 सब शेल होती हैं, S और P। तीसरी जो शेल होती है उसके अंदर 3 सब शेल होती है, उसके अंदर 3 के अंदर S सब शेल भी होती है, थर्ड शेल के अंदर P सब शेल भी होती है और D सब शेल भी होती है, और फोर्थ वाले के अंदर S सब शेल, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और कौन सी सब शेल होती है, F सब शेल। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे हमारी साइज बड़ा होता जाता है उसके अंदर नई नई सब शेल आती जाती हैं। S सब शेल, पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है S, दूसरे में फिर 2 सब शेल अलग अलग आ जाती हैं S और P, तीसरे में S P D 3 हो जाती हैं, चौथी शेल में S P D F 4 सब शेल आ जाती है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे L की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब जो हैं सब शेल भी, जैसे कि हम कहते हैं कि पहला शेल जो न्यूक्लियस के पास होता है ना, वो उसकी एनर्जी, दूसरे शेल की एनर्जी थोड़ी उससे ज़्यादा, वैसे फिर उसकी एनर्जी ज़्यादा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है वो एनर्जी का डिफरेंस आता जाता है स्टूडेंट। क्या आता है, एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। तो SOPDF जो चारों सब शेल हमने देखी है, इसमें भी एनर्जी का डिफरेंस है स्टूडेंट, इसमें भी क्या है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। S की एनर्जी जो होती है, S सब शेल की जो एनर्जी होती है वो P सब शेल से कम होती है, P सब शेल की एनर्जी हमारी D सब शेल से कम होती है, और D सब शेल की एनर्जी हमारी F से, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस सब शेल की होती है, F सब शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये एनर्जी का है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी का। ठीक है, तो S सब शेल से ज़्यादा P सब शेल की एनर्जी, P से ज़्यादा D की एनर्जी, D से ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी F सब शेल की। अभी हमने देखा था स्टूडेंट
जो सबसे पहले हमने लिखा कि जो एस सब शेल है वो हमको क्या बताती है, हमको अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल 3D शेप के बारे में समझाती है। तो हमको कैसे पता चल रहा है कि एस पी डी एफ का शेप कैसा है, तो याद रखिएगा जो एस होता है स्फेरिकल शेप का, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारी एस सब शेल के अंदर है तो वो स्फेरिकल शेल है हमारी, है ना, तो वो ऑर्बिटल या वो शेल कैसी होगी, स्फेरिकल शेप की होती है। जो P होती है, अब S किसके लिए लिखा, S होता है जब L बराबर 0 हो तो सब शेल को S कहते हैं, जब L बराबर 1 हो तो उसको P कहते हैं। P का शेप कैसा होता है, P का शेप हमारा होता है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप मतलब कैसा, अभी बता देता हूँ। डम्बेल शेप मतलब कि वो एक्स एक्सिस में या तो ऐसा होगा या फिर अगर मान लो वो एक्स की डायरेक्शन में नहीं बन रहा है, अगर ये जो ऑर्बिटल है वो एक्स की डायरेक्शन में नहीं बन रहा है, अगर वो वाई की डायरेक्शन में बन रहा है तो उसका शेप वाई में कैसा होगा, ऐसा। मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के अराउंड ऐसी होती है, ठीक है। तो ये शेप होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। ये जो शेप है वो पी ऑर्बिटल के हैं, यानी पी सब शेल के हैं। इसी प्रकार से जब L बराबर 2 होता है तो हमने उसको डी सब शेल नाम दिया था। डी का शेप जो होता है वो डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है, डबल डम्बेल, है ना, डबल डम्बेल। आप जो डंबल उठाते हो ना जिम्स विम्स में, वो ऐसे ही तो होते हैं, एक साइड इधर वेट होता है, इधर वेट होता है, बीच में जगह होती है, इसलिए इसको डम्बेल कहते हैं, है ना। तो डबल डम्बेल शेप होता है किसका, डी का। और जो एफ शेल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसका शेप अभी तक देखा प्रॉपरली समझा नहीं गया है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसके शेप को लेकर अभी भी, ठीक है। तो पता चल गया आपको, अगर एल में होगा तो वो कौन से ऑर्बिटल किस शेप का होगा, ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होगा। अगर पी का ऑर्बिटल है, पी सब शेल के अंदर कोई ऑर्बिटल है तो वो डम्बेल शेप का है। डी के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो डबल डम्बेल शेप के होते हैं। तो इस टाइप से हमको इस क्वांटम नंबर से क्या पता चल गया, इस क्वांटम नंबर से हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल गया कि ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, डम्बेल होंगे, डबल डम्बेल होंगे या फिर और क्या होंगे। अब ये समझिए स्टूडेंट, फिर से हमने क्या देखा कि पहली शेल में n बराबर 1 यानी फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ s होता है। तो फर्स्ट शेल के अंदर क्या हो सकता है, फर्स्ट शेल के अंदर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर होता है 1s ऑर्बिटल। क्या होता है, 1s सब शेल कह लो, अभी ऑर्बिटल मत कहो, 1s सब शेल होती है। सेकंड के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं, s भी हो सकता है सेकंड के अंदर, क्योंकि n बराबर 2 के लिए, n जब 2 होता है तो L की कितनी वैल्यू होती है, एक वैल्यू 0 होती है और एक वैल्यू 1 होती है। L 0 होगा तो उसको S कहेंगे और L 1 होगा तो उसको P कहेंगे। यानी सेकेंड जो हमारी शेल है उसके अंदर दो सब शेल होती हैं। कौन कौन सी सब शेल होती हैं, एक सब शेल होती है 2s और दूसरी सब शेल होती है 2p। क्या होती है दूसरी, 2p। ये 2 हमारा प्रिंसिपल नंबर और ये हमारा एजीमुथल के अकॉर्डिंग, तो इनको नाम दिया। सेकंड के अंदर दो सब शेल होंगी 2s और 2p। इसी टाइप से अगर मैं आपको 3 के लिए बात करूं तो जब n की वैल्यू 3 होती है तो उसके अंदर s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। क्यों, क्योंकि जब n को 3 रखते हैं तो l की 3 वैल्यू आती है। l की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 इससे छोटा, 3 से छोटा 2, 2 से भी 1 और 1 से 0, 3 वैल्यू आती हैं। ये हो गया हमारा s, 0 के लिए, 1 के लिए p, 2 के लिए d। तो इसकी वैल्यू आ गई, क्या क्या वैल्यू आ गई, 3s, 3p, 3d। तो ये जो तीनों सब शेल हैं कौन सी शेल की हैं, ये 3 वाली जो तीसरी वाली मेन शेल है उसके अंदर ये तीनों सब शेल पाई जाती हैं स्टूडेंट, 3s, 3p और 3d। ऐसा 4 रखोगे, अगर मैं n को 4 रख लूँ, n को अगर 4 रख लूँ तो 4 के केस में क्या होता है, s भी होता है उसमें, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। तो उसके अंदर आता है 4s, 4p, sp, d और 4f। ऐसी सब शेल जो होती हैं चौथी शेल के अंदर ये 4s, 4p, 4d और 4f नाम की ये सब शेल भी पाई जाती है। क्लियर है क्लास, ठीक है। और हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं, और हम यहाँ से पता लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम।
हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे बोला जाए कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूँ। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू एल प्लस वन, ठीक है, और मल्टीप्लाई में h/2π, है ना। ये हम लोग को बोहर मॉडल में भी कुछ ऐसे ही बताया जाता है कि बोहर मॉडल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सबशेल में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होता है, मल्टीपल होता है। बोहर मॉडल में लाइन डली हुई है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं जगहों पर रह सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π है। तो यहाँ से ये भी लगता है कि बोहर मॉडल की भी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग भी सही होती हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप फाइंड कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का, एल की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने देख लिया किस चीज़ के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कंप्लीटली। इसके बाद हम हमारी तीसरी वाली क्वांटम नंबर को अब देखेंगे, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब जो हमारी तीसरी क्वांटम नंबर है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक है, पहले इसकी वैल्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है, फिर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। इसकी जो वैल्यूज़ होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 2l प्लस 1 वैल्यूज़। मतलब कितनी वैल्यूज़ निकलती हैं इसकी, l की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं m की कितनी वैल्यू होंगी, है ना। पहले वैल्यू बता रहा हूँ, फिर इसका मीनिंग बताऊँगा कि क्यों इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, क्या है सब। तो m अगर निकालना है तो l पता होना चाहिए, और l पता होने के लिए हमको n पता होना चाहिए। तो सब कुछ प्रिंसिपल से ही चालू हुआ है, प्रिंसिपल से चालू होकर सब यहीं तक आया है। सो l की वैल्यू के लिए m की क्या क्या वैल्यू है तो हम देखते हैं। अगर l हमारा 0 है, l हमारा 0 है, तो हमने देखा था l 0 होता है s पर, तो m की वैल्यू होती है 0 ओनली। ठीक है, अगर l हमारा 1 है तो m की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 1 जा 2 और 1 3 वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है, 3। कौन कौन सी 3, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू +1 और एक वैल्यू -1। तो यहाँ पर l की 3 वैल्यू आ गई, -1 0 और 1। ठीक है, यहाँ पर रखो l की वैल्यू, यहाँ पे मैंने रखा 1, l को 1 रखा, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3 वैल्यू आएंगी। वो 3 वैल्यू m की कौन कौन सी होंगी, m की 3 वैल्यू होंगी 0 1 और -1, हो गई 3, 1 2 3 3। जब मैं l को 2 रखता हूँ तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर मैंने रखा 2, 2 2 जा 4 और 1 5, मुझे m की 5 वैल्यू मिलेंगी। 5 कौन कौन सी, 0 एक 1 और एक 2, वैसे ही एक -1 और एक -2, हो गई 5 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5। अगर हम l की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, इफ पुटिंग द l वैल्यू 3, तो m की कितनी वैल्यू आएंगी, पहली 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर -1 -2 और -3। तो टोटल 7 वैल्यू होती हैं। कितनी वैल्यू होती है टोटल, 7। कैसे पता चला, यहाँ पर 3 रखा मैंने, तो 3 2 जा 6 और 1 7, m की 7 वैल्यू आएंगी 0 से लेके। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ जो 3 है ना तो उससे बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ 1 है तो उससे बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ 2 है तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं आती, माइनस और प्लस दोनों में। तो हमने ऐसे 7 नंबर इनको असाइंड कर दिए। तो ये तो नंबर और हमने वैल्यू निकालना सीख लिया, हमने ये नंबर और वैल्यू निकालना सीख लिया कि अगर l 1 होगा तो m -1 भी हो सकता है, 0 भी, एंड इट कैन बी 1 ऑल्सो। l 2 है तो m की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। देखा जाए तो स्टूडेंट, ये जो तीसरी वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमको किसी भी ऑर्बिटल के अलग अलग शेप्स के बारे में बताती है, अलग अलग डायरेक्शन में। हमने 3 डायरेक्शन पढ़ रखी है कि x, y और z, हमारे 3D में 3 डायरेक्शन होती हैं। x डायरेक्शन जनरली लेंथ को हम समझते हैं, y डायरेक्शन जनरली हम ब्रेड्थ को मानते हैं, और तीसरी डायरेक्शन होती है z। क्या होती है स्टूडेंट, तीसरी डायरेक्शन होती है z। तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा हो गया x और ये हमारा z हो गया। तो जो हमने देखा है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स की डायरेक्शन में जा सकता है, वाई की डायरेक्शन में जा सकता है, जेड की डायरेक्शन में। तो उन तीनों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल रहा है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनाए हैं। ठीक है, अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। तो स्टूडेंट्स, एम से हमें क्या पता चलेगा कि किसी शेल के अंदर, एक सब शेल देख लिया पहले तो हमने, और सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स की डायरेक्शन में है या वाई में है या जेड में है, कैसे हैं, वो सब चीज़ें हमको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हमको इनसे पता चलती हैं। तो कुल मिला के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको वैल्यूज़ प्रोवाइड करती हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमको वैल्यूज़ कौन डिफाइन करता है, ये वैल्यूज़ हमको डिफाइन करती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं कैसे। देखिए एल बराबर 0 है तो एम बराबर भी 0 है, एम बराबर भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स, वाई, जेड सभी में बराबर है, क्योंकि ये जो L0 होता है, L0 होता है S के लिए, किसके लिए, S के लिए, है ना। और M0 का मतलब है किसी ऑल डायरेक्शन में। M अगर 0 है ना, इसका मतलब है कि, और ये भी हमको पता है कि हमारा S जो सबशेल होता है, S सबशेल हमारा स्फेरिकल होता है। और जो चीज़ें स्फेरिकल हैं, जो चीज़ें स्फेरिकल होती हैं ना, वो एक्स, वाई, जेड एक्सिस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं वो, एक्स, वाई, मान लो मैं आपको बताऊं कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस है, मैंने एक स्फेयर बनाया ना, तो ये स्फेयर की जितनी वैल्यू एक्स पर होगी उतनी ही वैल्यू इसकी जेड पर होगी और उतनी वैल्यू इसकी वाई पर होगी। मतलब एक स्फेयर के लिए, किसी गोल बॉल के लिए, तो एस जो शेल होती है उसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए उसमें हर डायरेक्शन में बराबर है। एक्स और वाई, जेड सब में वो बराबर डायरेक्शन में होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क आ जाता है कहाँ पर, हमारा दूसरे में। दूसरा कौन सा है, जब एल को हम 1 रखते हैं, तो एल को हम जब 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, उसको कहते हैं पी शब शेल। क्या कहते हैं, पी शब शेल। और पी शब शेल के लिए, मतलब L1 के लिए एम की 3 वैल्यू होती है, -1, 0 और +1। पी जो सब शेल है इसका साइज़ कैसा होता है, पी सब शेल का साइज़ होता है इस टाइप से, डम्बेल। मैंने बताया था आपको कैसा होता है, डम्बेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एक्स, वाई, जेड पर इस शेप में होते हैं, डम्बेल शेप में होते हैं। कैसे, देख लीजिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये एक ऑर्बिटल होगा, है ना। यहाँ से हमको एक्चुअल में पता चलता है कि हमने पहले से पढ़ा एक शेल, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। तो ये जो 3 वैल्यू आई है ना, ये तीनों डायरेक्शन में अलग अलग ऑर्बिटल को बताती हैं कि ये जो एक्स की डायरेक्शन में पी है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी एक्स। ये ऑर्बिटल कौन सा है, पी ऑर्बिटल है, लेकिन ये एक्स की डायरेक्शन का है, तो एक वैल्यू हो गई पी एक्स के लिए। किसके लिए हो गए, पी एक्स। एक ऑर्बिटल जो है वो होता है वाई की डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दे दिया पी वाई। और एक ऑर्बिटल जो होता है ना वो ऐसे करके जेड की डायरेक्शन में होता है। किसकी डायरेक्शन में होता है, जेड की, जिसको कहते हैं पी जेड। इसका मतलब जो एल सबशेल है, सॉरी एल सबशेल का नाम आया, जो पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों सबशेल, तीनों ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए इनकी 3 वैल्यूज हो गई, एक एक्स की डायरेक्शन के लिए, एक वाई की डायरेक्शन के लिए, और एक वैल्यू हो गई किसकी डायरेक्शन के लिए, जेड की डायरेक्शन के लिए। कि इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो पूरे जगह पर नहीं रहते हैं। हमने एस में पढ़ा, एस में इलेक्ट्रॉन स्फीयर के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पी ऑर्बिटल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी जगह में नहीं होगा, वो इस एक्सिस पर कहीं ना कहीं होगा।
या तो वाई पर कहीं ना कहीं होगा, वो जेड, ये बीच की जो जगह दिख रही है ना, एक खाली जगह, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, वो एक्सिस के अराउंड ही होगा। कहाँ होगा? या तो एक्स एक्सिस के अराउंड होगा तो वो पी एक्स ऑर्बिटल में होगा, अगर वो वाई एक्सिस के अराउंड है तो पी वाई ऑर्बिटल में होगा, अगर वो जेड एक्सिस के अराउंड है तो वो पी जेड ऑर्बिटल में होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए हमारे L बराबर 1 पे P की 3 वैल्यू आई। ठीक है, इसी टाइप से जब हम L बराबर 2 रखते हैं, जिसको हम कहते हैं डी शब्द शेल, क्या कहते हैं स्टूडेंट? डी शब्द शेल। इसके लिए डी की कौन सी वैल्यू होती है? -2, -1, 0, 1, सॉरी इसको +1, इसको भी हटा दो, और +2, ऐसे 5 वैल्यूज होती है। इसका मतलब डी शब्द शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट? इन द डी शब्द शेल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी शब्द शेल्स में? डी शब्द शेल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट। तो डी शब्द शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी शब्द शेल के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, है ना। नाम होते हैं DXY। एक्चुअल में ये जो ऑर्बिटल है ना, देखिए हमने अभी क्या समझा, हमने अभी ये देखा कि जो P ऑर्बिटल है वो एक्सिस के लिए है। किसके लिए है? P ऑर्बिटल हमारा एक्सिस के लिए होता है। जो D ऑर्बिटल है होता है ना, ये वाला जो D ऑर्बिटल है, ये जनरली प्लेन में बताता है हमको वैल्यू, 2 प्लेन में एक साथ बताता है। D ऑर्बिटल हमें क्या बताता है? 2 प्लेन में एक साथ। जैसे हम बोलें कि भाई x और y में एक साथ वैल्यू निकालो, x और y में एक साथ, मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो ये बताएगा जो DXY हमारा ऑर्बिटल होता है ना, D शब्द शेल का XY ऑर्बिटल हमको वैल्यू इन दोनों के बीच में बताता है, इन दोनों के बीच में, एक्सिस पर नहीं बताता है। कहाँ बताता है ये हमको? इन दोनों के बीच में। ये XY के बीच में यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, X और Y के बीच में। इसने एक्सिस पर वैल्यू बताई क्या? यहाँ पर लाइन पर बताई? नहीं बताई, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं DX, DXY, DYZ और DXZ, है ना। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं जो हमको प्लेन में वैल्यू देते हैं। किस में देते हैं? प्लेन में, XY के बीच में, YZ के बीच में, है ना। तो मैं नाम लिख देता हूँ और आपको इसका एक छोटा सा बुक में डायग्राम बता देता हूँ बच्चों, बनाने की बजाय, तो आपको थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। तो ये देखिए बच्चों आप, तो ये हमको 5 ऑर्बिटल देते हैं। कौन कौन से? XY, X और Y एक्सिस के बीच में खाली जगह, क्योंकि X और Y एक्सिस के बीच की जो ये जगह होती है ना, देखिए ये लाइन है Y की, ये लाइन है X की, और इन दोनों के बीच की जो ये जगह है उसको हम प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। तो ये हमारा XY प्लेन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसमें? XY प्लेन में होगा। DXZ ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमारा XZ प्लेन में होगा। DYZ ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? YZ प्लेन में होगा। और DX² Y² में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? X और Y एक्सिस दोनों पर होगा। और तीसरा जो ऑर्बिटल है, 5वां जो ऑर्बिटल है DZ², इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली Z एक्सिस के ऊपर होगा। तो ऐसी 5 वैल्यूज होती हैं इसकी, है ना। ठीक है, जिनको DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ², ये तीनों हैं हमारे प्लेन के लिए। XY प्लेन में होती है, YZ प्लेन में होती है, XZ में, और ये होती है X और Y एक्सिस पर एक साथ, और ये Z एक्सिस पर। तो इस टाइप से ये ऑर्बिटल हमको इलेक्ट्रॉन को बता देते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है अभी, है ना, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अभी है, वो समझा देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये ऑर्बिटल हमें क्या दिखाता है। ये ऑर्बिटल हमें पूरी पिक्चर को क्लियर कर देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्स में है, वाई में है, प्लेन में है, कहाँ पर, ये सब चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ तो ये तीनों हमारी क्वांटम नंबर में बता दी है। बस एक लास्ट चीज़ है स्टूडेंट जो रह गई है, जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से ये फाउंड हुआ है स्टूडेंट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड तो लगाता है, स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन और क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर, अपने खुद के जगह पर, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट होती है अपनी जगह पर, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर या तो इस टाइप से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रोटेट होते हैं अपने ही जगह पर, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस के ऊपर 2 टाइप्स की मोशन करता है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज।
ठीक है, ये दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमने एक क्वांटम नंबर सजेस्ट किया है जिसको कहते हैं 1/2 और -1/2, है ना। इलेक्ट्रॉन या तो प्लस का मतलब प्लस की डायरेक्शन में घूमेगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा अपने एक्सिस पर, या अपने एक्सिस पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमने उसको नाम दे दिया है क्वांटम नंबर एस को। एस की दो ही वैल्यू होती हैं। अगर एस किसी क्वेश्चन में बोल रखा है कि एस 1/2 दिया है आपको, आपसे पूछेंगे कि एस की वैल्यू 1/2 है, तो आप क्या बोलोगे कि ये अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में -1/2 दे दी तो आप क्या बोलोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ये हमारी क्वांटम नंबर फिनिश होते हैं। अब हमने इतना कुछ पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इनका यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपको एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में हमने जो चारों क्वांटम नंबर देखी n, l, m और s, उन चारों की वैल्यू दे रहती है और हमें पूछ लेते हैं वो लोग कि कौन से शेल में है या किस टाइप का ओरिएंटेशन है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि यहाँ पर n की वैल्यू 0 दे रखी है, l की वैल्यू 0 दे रखी है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू है +1/2। ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, पहली चीज़ तो ये, और अगर पॉसिबल है तो ये कौन से शेल या सब शेल में है ये हमको देखना है। तो देखिए n बराबर 0, n बराबर 0 होता है क्या स्टूडेंट? n बराबर 0 नहीं होता है। n की वैल्यू हमेशा 1 से चालू होती है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लें कि क्या ये कन्फिग्रेशन किसी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, क्या किसी इलेक्ट्रॉन के ये क्वांटम नंबर हो सकते हैं क्या, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि n की वैल्यू 1 से चालू होती है। तो ये गलत वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आता है आपको कि n बराबर आपको 1 दिया है, l बराबर आपको 0 दिया है, m = 0 दिया है और s दिया है -1/2, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो देखिए भाइयों, पहली शेल है तो पहली शेल का 1 आ गया। l बराबर 0 के लिए आप क्या लिखते हो? s है तो m तो 0 होगा ही, और ये -1/2 है तो इसको 1s ऑर्बिटल कहेंगे कि 1s का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है? 1s का ऑर्बिटल में है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कौन से ऑर्बिटल में है? वो ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम रहा है। ये तो डायरेक्शन के लिए है, ये ऑर्बिटल के लिए 1, ये हो गया s के लिए, और s के लिए m 0 होता है। और s ऑर्बिटल कैसा होता है? s ऑर्बिटल हर जगह एक जैसा होता है, x और y z में सब मैंने बताया आपको, इसलिए इसके लिए कोई x y z नहीं आता है ना। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। कि अगर आपको अभी क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया कि n बराबर 2 दिया है, ठीक है, और l की वैल्यू 3 दे दी है ना। n2 है, l3 नहीं हो सकता, सॉरी, n2 के लिए l1 हो सकता है ना, और s के लिए m दे दिया, m भी 1 दे दिया है और s 1/2 दे दिया है। तो आप क्या करोगे? n2 है मतलब सेकेंड सेल, तो इसको कहते हैं 2। l1 कब होता है? l1 होता है p के लिए, तो इसको कहेंगे 2p, ठीक है। अब m1 होता है तो हम इसको x y z कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमने इसको मान लिया कि x की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2px में है। कहाँ है? 2px में है और 1/2 में। अगर आप इसको x मानते हैं तो फिर दो और जो है उसको y और z डायरेक्शन माना जाता है। चलिए क्लास, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। तो क्लियर है क्लास? अभी नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ करेंगे तो वहाँ पर और भी क्वेश्चन इसके जैसे रिलेटेड देख लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर कोई भी डाउट रहे आपको या कुछ समझना है तो हमें इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।